Hello dear students, today we are going to discuss about class 6th NCERT हिस्ट्री बुक्स चैप्टर 5 जो कि है हमारा राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राइट, आई होप सो कि आप सभी ने 1 2 3 4 यानी 1 to 4 जो हमने चैप्टर कंप्लीट करा है वो सभी आपने कर लिया होगा। करेक्ट, तो ये जो हमारा सीरीज चल रहा है ये सीटेट पेपर 2 के लिए है जो कि आपका दिसंबर में एग्जाम है। राइट, तो इसमें मैं आप सभी को 1 लाइनर नोट्स प्रोवाइड करूंगी जो कि आप सभी के लिए सफिशिएंट होने वाला है सीटेट एग्जाम्स के लिए। एंड इवन मैं आपको बता दूं कि यहाँ से बहुत सारे पीवाईक्यूज बनते हैं इनडायरेक्टली। राइट, अश्वमेध यज्ञ जो हो गया है ना, बहुत जो शक्तिशाली राजाओं उन सब के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको जानकारी दूंगी। बट आपको सीरीज से चलना है, यानी कि क्लास 1 से आपको हमारे साथ बने रहना है, तभी आपको ये सीरीज समझ में आने वाली है। करेक्ट, तो चलिए देखते हैं अपना चैप्टर 5। तो करीब 3000 साल पहले कुछ लोग ऐसे थे भाई कि जो बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करते थे ना, वो राजा लोग थे, राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें अगर मैं बात करूँ आपसे तो एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा जाता था। अब देखो, स्वतंत्र विचरण ये बहुत ही भारी भरकम शब्द हो गया, तो मैं एक तरह से आपको कहानी के रूप में बताती हूँ कि उस टाइम पे जो राजा थे वो एक यज्ञ करते थे। उस यज्ञ का नाम था अश्वमेध यज्ञ। करेक्ट, तो वहाँ पे एक राजा थे जो यज्ञ करते थे और दूसरे राजा जो वहाँ पे अगर उस घोड़े को पकड़ लेते थे तो उन राजा को, जिस राजा ने यज्ञ कर रहे थे, तो उनसे युद्ध करना होता था, है ना। लेकिन अगर वहाँ पे जो दूसरा राजा है जो सामने खड़ा है, लेकिन अगर अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, उसके द्वारा घोड़ा छोड़ा जा रहा है, तो उस घोड़े को नहीं पकड़ते, तो कहा जाता है कि भाई जो यज्ञ करा रहे थे वो सर्वश्रेष्ठ राजा है। तो कोई भी राजा हो अपने सामने वहाँ पे ये तो नहीं अपने आप को परास्त तो नहीं स्वीकार करेगा ना कि हम तो भाई इनसे कम हैं, तो जाहिर सी बात है वो घोड़े को पकड़ेगा और क्या करेगा, उस राजा से युद्ध करेगा, है ना। तो इस तरह से कुछ उस टाइम पे प्रक्रियाएं चलती थी, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका, तो वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, जैसा अभी मैंने आपको बताया। तो अगर उन्होंने घोड़े की जान दिया तो इसका मतलब यह होता था कि भाई अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और यह विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था। विशिष्ट पुरोहित होते थे वो लोग, ठीक है। तो इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित भी किया जाता था और यह यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। तो जो यज्ञ होता है ना, तो उसमें क्या होता था कि भाई जो यज्ञ में आमंत्रित सभी राजाओं के लिए उपहार लाते थे ना, सभी को बुलाया जाता था, मुख्य स्थान दिया जाता था, उसे राज सिंहासन यानी कि बाघ की खाल से एक विशेष आसन बिठाया जाता था। बाघ की जो खाल होती है उस खाल को निकाल करके एक विशेष आसन तैयार किया जाता जिसपे उन्हें बैठाया जाता था, है ना। तो एक तरह से उन्हें एक सम्मान दिया जाता था। तो राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान भी करते थे। विष अथवा वैश्य जैसे समान लोग उपहार लाते थे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि विष और वैश्य का अर्थ क्या होता है ना, तो आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पे जाके आप पूरी तरह से इसको देख लेना। तो जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो पुरोहित ऐसे लोग होते थे, है ना, तो पुरोहित क्या करते थे भाई, वो छुआछूत जैसी चीज़ों को मानते थे। तो इसलिए जो वैश्य कम्युनिटी के लोग होते थे उनको उस जो आयोजन होता था उस आयोजन में सम्मिलित नहीं करते थे। हो सकता है वो सोचते हो कि भाई हमारा जो आयोजन है वो दूषित हो जाता है। राइट, तो इस तरह की चीज़ें उस टाइम पे देखने को हमें मिलती थी। अब हम थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं, जनपद के बारे में बात करते हैं। तो महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे, है ना। तो पहले क्या होता था भाई, वो जन यानी जो लोग होते थे, जो पीपल्स होते थे, उनके राजा माना जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा उसकी जो भाई जो ग्रुप है वो बढ़ गया, जो क्षेत्र है वो बढ़ गया, एरिया जब बढ़ गया तो क्या माने जाने लगे, जनपदों के राजा माने जाने लगे। मतलब सीधे सीधे अगर बात करूँ तो जनपद का जो अर्थ होता है जन के बसने की जगह होता है ना, जहाँ पे जन लोग बसते हैं, जो लोग होते हैं, तो उस एरिया का जो मालिक होता है वो राजा बन जाता है, यानी जनपद का राजा बन जाता है। करेक्ट, चलिए अब देखते हैं कि जो महाजनपदास थे, है ना, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसीलिए उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहा जाता है भाई, प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि भाई जिसका राज्य बड़ा होगा, है ना, तो उस राजा को सेना की भी ज़रूरत पड़ेगी और उसे बहुत सारे संसाधन या रिसोर्सेज की भी आवश्यकता होगी। तो इसलिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी जो काम कर सके वहाँ पर। तो महाजनपदों के राजा लोगों को द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब वो क्या करते भाई, जो लोग थे वहाँ पर उनसे क्या करना, टैक्स जो वसूली होती थी उस चीज़ को करने लगे। अब ये किस किस तरह से टैक्स लगाए जाते थे, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें देखना पड़ेगा, ठीक। तो फसलों पर लगाए जाने लगे कर और उसके साथ साथ कारीगरों के ऊपर भी लगाए जाने लगे कर, है ना, और पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था, ठीक है। अब जब
उन लोगों पे कर लगा दिया जाता भाई। हो सकता था कि जो भी पशुपालक होते थे, है ना, उनके जानवरों के ऊपर, तो जो भी प्रोडक्ट होता था ना, तो उसके ऊपर भी वो क्या करते थे, टैक्स लगा दिया करते थे। ठीक, अब व्यापारियों को सामान पर भी कर देना पड़ता था और आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं भी देनी होती थी। मतलब भाई वो लेके आते थे अपने लिए, जो सामान लेके आते थे जंगलों से तोड़ के, है ना, दूर दूर से बहुत सारी चीज़ें लाते थे। आपको मैंने बताया था कि आखेटक और संग्राहक क्या होते हैं, ये चैप्टर 1 में ही हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है। ठीक, तो आप चैप्टर 1 में जाके इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो जो आखेटक संग्राहक थे भाई, वो भी जंगलों से बहुत सारी चीज़ें लाते थे, तो उसको भी टैक्स के रूप में वो देते थे, है ना, जो चीज़ें लाते, जो वस्तुएं लाते थे, उन वस्तुओं को भी राजा को उन्हें देना पड़ता था। तो इस तरह से राजा क्या करते थे, बहुत सारी चीज़ों को प्रजा ही द्वारा ले लिया करते थे। अब मगध के बारे में कुछ हमें यहाँ जानकारी मिलती है, थोड़ी विस्तृत रूप से तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे हमें सीटेट के माध्यम से, जो क्लास 6 एनसीईआरटी है ना, यानी एंशिएंट हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे भाई लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बना, है ना। तो जनपद क्या थे, जहाँ लोग रहते थे, तो वही एरिया क्या बन गया, जनपद बन गया। सबसे बड़ा जनपद कौन हुआ 200 साल पहले, उसके भीतर वही है ना। तो उसके अंदर मगध जो है वो सबसे ब्रॉड लेवल पर एक जनपद बना, जो कि गंगा और सोन जैसी नदियों, है ना, मगध से होकर बहती थी। तो अगर पूछा जाए कि मगध से होकर कौन कौन सी नदियाँ बहती थी, तो क्या हो जाएगी, गंगा और सोन। ठीक है, ये 2 नदियाँ कहाँ से बहती थी, मगध से होकर बहती थी। यहाँ पर जैसे यातायात, जल वितरण और जमीन के उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भी भरा हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी मिली हमें देखने को, और मौजूद जो है बहुत सारे मजबूत जो औजार होते हैं हथियार बनाने के लिए, बहुत सारी उपयोगी हमें वस्तुएं भी वहाँ पे देखने को मिलती हैं। और मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। ये शासक थे उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माने जाने वाले शासक थे। कौन कौन, बिंबिसार और अजातशत्रु। आपको यह पूछ लिया जा सकता है कि उस टाइम पे, मगध के टाइम पे 2 शक्तिशाली जो शासक थे वो कौन थे, तो आपको बताना रहेगा बिंबिसार और अजातशत्रु। उसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें, तो अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे उस टाइम पे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि जो महान पद्मानंद थे, उनका जो राज्य था वो कौन से एरिया में था, है ना, कौन सी दिशा में था, तो उपमहाद्वीप के वो उत्तरी पश्चिमी भाग में था। ठीक है, बिहार में राजगृह, यानी कि जो आज के टाइम पे राजगीर है, ठीक है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही, और बाद में वही जो कि आज का पटना है, यानी पाटलिपुत्र, उस टाइम पे उसका नाम था पाटलिपुत्र, और आज के टाइम पे इसका नाम है पटना, तो इसकी राजधानी बनाया गया। अगर यहीं पे हम देखें, मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। अब सिकंदर जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, तो यहाँ पे जो सिकंदर है वो कौन है, ठीक है, तो आपको सोक्रेटिस देखने को मिलता है पॉलिटिक्स में, ठीक है, पॉलिटिकल थिंकर्स में। हालांकि यहाँ पे आपको ये जानने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी, तो सोक्रेटिस थे, सोक्रेटिस के स्टूडेंट्स थे प्लेटो, ठीक है, और फिर इनके जो भाई पहले तो सोक्रेटिस हुए, और सोक्रेटिस के जो हैं प्लेटो, फिर प्लेटो के जो स्टूडेंट अरिस्टोटल, फिर उसके बाद ये सिकंदर उनके स्टूडेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये जो सिकंदर वो ये विश्व विजय करना चाहते थे, और पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्य को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। ठीक है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि वो भारतीय उपमहाद्वीप की कौन सी नदी तक पहुंचे ना, तो ब्यास नदी के किनारे तक वो पहुंचे। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, कूच का मतलब क्या हो भाई, वो युद्ध करना चाहा, उसको हासिल करना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भाई भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हथियार की भी बहुत बड़ी सेना है ना, तो इस वजह से हो सकता है वो भयभीत हो गए और वो डर गए, है ना। उसके बाद मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जीराज, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वज्जीराज के बारे में बता रही हूँ, तो वो जो वज्जीराज है वो मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, ये आपको पता चल गया। उसके नज़दीक एक वज्जीराज था जिसकी राजधानी वैशाली यानी आज का बिहार है। ठीक है, तो यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था जिसे हम गढ़ या संघ कहते हैं। तो गढ़ या संघ में कई शासक होते थे, जैसे कि मैं बोलूँ इसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, और ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, और सभाओं में बैठकर ये बातचीत कहते थे, बहस विवाद करते थे ना, हो सकते बहुत सारी टॉपिक्स को
को लेके ये बातें करते हो, तो इसके ज़रिए तय करते थे कि भाई हमें क्या करना है और किस तरह से करना है। वो एक तरह से अपनी कम्युनिटी बना के बैठ के मीटिंग करते थे, ग्रुप बना के कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरह से वो अपनी स्ट्रैटेजी को बना रहे थे। ये सारी चीज़ें वो उस बैठक में डिस्कस करते थे। तो शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं भी करते थे। जैसे कि उस टाइम पे स्त्रियाँ, दास तथा जो कमकार इन जो सभा हैं उनका हिस्सा नहीं बनते थे। ठीक है, यानी जो औरतें होती थी या फिर जो दास यानी जो दूसरों की सेवा करते थे कमकार, ये लोग क्या करते थे भाई, ये लोग उस जो कम्युनिटी बैठती थी, जो ग्रुप बैठता था, जो डिस्कशन होता था, उसका हिस्सा ये नहीं बनते थे। राइट। तो ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं चैप्टर 5 में, जो कि हमारा राजाओं के बारे में बात करता है, राज्य के बारे में बात करता है और प्राचीन गणराज्यों के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि राजा कौन थे, किस तरह से वो अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे थे ना, कहाँ कहाँ वो राज्य करने की कोशिश कर रहे थे। उसके साथ साथ हमको ये भी देखने को मिलता है किस तरह से मगध जो राज्य है वहाँ पर इस्टेब्लिश होता है। उसके बाद किस तरह से लोग उनके गुलाम थे, है ना, किस तरह से वैश्य उस टाइम पे कार्य करते थे, शूद्र जो होते थे वो किस तरह से उन अनुष्ठानों में नहीं बैठा करते थे। बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अगर आप इस वीडियो को फिर से देखोगे, है ना। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आपको देखना चाहिए और इसमें से PYQ में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मिल जाएंगी। तो आप इस वीडियो को अंततः पूरा देखें। और क्लास 6 NCERT हिस्ट्री की जो है इसमें चैप्टर 10 तक है ना, जो एंशिएंट हिस्ट्री है। तो मैं आपको चैप्टर 10 कंप्लीट कराने के बाद एक PYQ सेशन लाऊंगी जिसमें कंप्लीट 1 to 10 में जितने भी पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीटेड पेपर 2 हिस्ट्री में, उन सभी को आप सभी के समक्ष लाऊंगी और आप उसको देखेंगे तो बिल्कुल सारे के सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।